आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। 1784 और 1786 के अधिनियम, ये वो कानून हैं, आप जानते हैं, जिन्होंने भारत में कंपनी राज की दिशा ही बदल कर रख दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट का परिचय देखेंगे, फिर 1784 एक्ट की प्रमुख विशेषताओं पर गौर करेंगे। इसके बाद हम 1786 के विशेष अधिनियम को समझेंगे और आखिर में स्मार्ट सारांश और परीक्षण मंत्र के साथ इसे समाप्त करेंगे। तो चलिए हमारे पहले खंड से शुरू करते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट का परिचय। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिनकी वजह से ब्रिटिश संसद को ये कानून लाना पड़ा, आइए जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में पारित हुआ था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? दरअसल 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसमें कुछ कमियां थी। वो कंपनी पर पूरी तरह लगाम नहीं कस पाया था। इसीलिए इस नए अधिनियम का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक काम हैं, उन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित करना। तो अब जब हमने इसकी पृष्ठभूमि को समझ लिया है, तो आइए अब 1784 के इस अधिनियम की उन प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं जिन्होंने भारत के शासन की रूपरेखा ही बदल दी थी। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी दोहरी सरकार, यानी ड्वेल्थ गवर्नमेंट की स्थापना। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कंपनी के कामों को दो हिस्सों में साफ साफ बांट दिया गया। एक तरफ थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनका काम अब सिर्फ व्यापारिक यानी कमर्शियल मामले देखना रह गया, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसे सारे राजनीतिक मामले जैसे नागरिक प्रशासन, सैन्य और राजस्व सब सौंप दिए गए। ये व्यापार और राजनीति का एक बहुत ही स्पष्ट बंटवारा था। और सत्ता का ये जो नया केंद्र था यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन था। इसमें 6 सदस्य होते थे जिनकी नियुक्ति भी ब्रिटिश सरकार ही करती थी। ये बोर्ड भारत में कंपनी के सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व से जुड़े मामलों की निगरानी करता था, और सबसे अहम बात, ये निकाय सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। आप कह सकते हैं कि इसी के जरिए भारत में कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण पहली बार पूरी तरह से स्थापित हुआ। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में भी बड़े बदलाव किए गए। देखिए, परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं था, इससे गवर्नर जनरल की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसे अब न केवल बराबरी की स्थिति में एक निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का अधिकार मिला, बल्कि अपनी परिषद के फैसलों को वीटो करने की भी शक्ति मिल गई। इसका सीधा उद्देश्य परिषद के अंदर होने वाले गतिरोध को खत्म करना था, ताकि गवर्नर जनरल तेजी से निर्णय ले सके। ये अधिनियम एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव भी लेकर आया। इतिहास में पहली बार भारत में कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पे भारत में ब्रिटिश संपत्ति यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ये एक तरह की घोषणा थी कि इन क्षेत्रों पर अब ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता लागू होगी। तो अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक इकाई नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश ताज के अधीन एक शासक की भूमिका निभा रही थी। कंपनी के अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए। जैसे अब ये अनिवार्य कर दिया गया कि भारत से इंग्लैंड लौटने के 2 महीने के अंदर हर अधिकारी को अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भी सीमित कर दिया गया। अब ये मुख्य रूप से केवल ब्रिटिश नागरिकों पर ही लागू होता था। मकसद था भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में अदालत के गैर जरूरी हस्तक्षेप को रोकना। तो 1784 के एक्ट के ठीक 2 साल बाद एक और छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कानून पारित किया गया। अब हम अपने तीसरे खंड पर आते हैं, 1786 का विशेष अधिनियम। 1786 के अधिनियम की पूरी कहानी, पता है, एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्हें भारत का अगला गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाना था, लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 बड़ी शर्तें रख दी, और ब्रिटिश संसद उनकी शर्तों को मानने के लिए इतनी उत्सुक थी कि सिर्फ उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 1786 का ये विशेष अधिनियम पास कर दिया गया। तो कॉर्नवालिस की वो शर्तें क्या थीं? असल में उन्हें सुपर पावर चाहिए थी। पहली शर्त थी ओवरराइड पावर, मतलब विशेष परिस्थितियों में उन्हें अपनी परिषद के फैसले को रद्द करने और अपना निर्णय लागू करने का अधिकार मिले।
और दूसरी शर्त थी कि गवर्नर जनरल के पद के साथ साथ उन्हें प्रधान सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। इस अधिनियम ने उनकी दोनों मांगें पूरी की और भारत में पहली बार सैन्य और नागरिक सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथों में आ गई। तो अब जब हमने दोनों अधिनियमों को विस्तार से समझ लिया है, तो चलिए अपने अंतिम खंड में इन सभी जानकारियों को एक साथ समेटते हैं और परीक्षा के लिए कुछ उपयोगी टिप्स देखते हैं। इन दोनों अधिनियमों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप 1784 के एक्ट को सिस्टम से जोड़कर देख सकते हैं। ये एक नई प्रणाली बनाने के बारे में था, दोहरी सरकार की प्रणाली, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की प्रणाली और एक छोटी परिषद की प्रणाली। इसके ठीक उलट 1786 का एक्ट पावर के बारे में था। ये किसी सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष शक्तियां देने के लिए लाया गया था, जैसे वीटो पावर और सेनापति का पद। और अब वो चीज जिसका सबको इंतजार रहता है, परीक्षा मंत्र। इन तथ्यों को याद रखने के लिए यहाँ 2 आसान फॉर्मूले हैं। पहला है PBC3। P से पिट्स एक्ट, B से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामले देखता था, C से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले देखता था, और 3 यानी परिषद के नए सदस्यों की संख्या। और दूसरा है CC। C से कॉर्नवालिस और C से कमांडर इन चीफ। ये आपको मुख्य बिंदुओं को तेजी से याद करने में बहुत मदद करेंगे।